नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हम लोग G20 पे एक पूरा वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं, लेकिन वो क्या था कि उस समय मैं उससे पहले कई टुकड़ों में बनाने वाला था, लेकिन उस समय जो है मतलब ठीक से बन नहीं पाया था वीडियो। तो हमारे पास जो है इस समय भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो एक पीडीएफ जो है वो खुद भारत सरकार ने G20 की साइट पे अपलोड की हुई है। उसमें जो है काफ़ी डिटेल्ड जानकारी है G20 के बारे में। तो हम लोग जो है प्रॉपर उस पीडीएफ को जो है कवर करेंगे। तो मेरे ख्याल से 2 वीडियो में या मैक्सिमम 3 वीडियो में जो है वो कवर हो जाएगी। G20 की सारी जानकारी जो है वो हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। फ़िलहाल हम लोग जो है आज शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ की। तो आप पहले तो ये लोगो देख लीजिए। लोगो आप देख रहे होंगे। तो लोगो की खास बात ये है कि जो भारत का तिरंगा है, उस तिरंगे झंडे के सारे रंगों को इसमें शामिल किया गया है। और ख़ास तौर से आपको जो ध्यान रखना है, तो 4 रंग हैं तिरंगे में। 3 तो सबको पता है, चौथा जो है वो नीला रंग होता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि बचपन से जो है आँखों को ये वहम रहता है कि ये काला है, जब तक बताया न जाए कि नीला है। वैसे ऐसा नहीं है, जो ज़्यादा सजग रहते होंगे उन्हें पता रहता होगा कि नीला है, लेकिन हाँ, हमें हमें पता है कि हमें नहीं पता था कि ये नीला है, ध्यान से देखा नहीं कभी। तो कुल मिला के यहाँ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो आप ये समझ लीजिए कि तिरंगे के चारों रंगों का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। इवन आप देखेंगे तो कमल जो है, कमल पृथ्वी को समेटे हुए है, जो 20 का जीरो है उसमें, और बाकी का G20 लिखा हुआ है, ये आपने देख ही लिया होगा। उसके बाद अगर आप नीचे जा कर के देखेंगे तो आपको थीम दिखाई देगी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये थीम है। और G20 का लोगो, लोगो हमने आपको इतने गौर से क्यों दिखाया है अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे। तो देख लिया होगा आपने गौर से। तो अब हम लोग आगे जो है वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देख चुके हैं आप लोगो। लोगो के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये लोगो बहुत कुछ कहता है। इस लोगो से कभी, अब देखिए यही चीज़ें होती हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, कभी कभी ऐसा ही होता है कि इतनी सिंपल चीज़ रहेगी कि आपने बार बार और 1000 बार देखी होगी, लेकिन आंखों के सामने से जो, लेकिन क्वेश्चन का स्टेटमेंट आंखों के सामने से निकल जाएगा तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। तो G20 का लोगो जो है, यही कह रहे हैं, स्टार्टिंग यहीं से होती है कि ये जो है तिरंगे के वाइब्रेंट कलर्स को इसमें शामिल किया गया है, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू। और प्लानट अर्थ जो है वो लोटस के अंदर रखी हुई है। और जो नेशनल फ्लावर है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? ग्रोथ एमिड चैलेंजेस। ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है वो इस लोगों में हमें ये दिखाता है, रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ एमिड चैलेंजेस, मीन्स चुनौतियों के बीच में प्रगति को दिखाने वाला है ये हमारा फूल। और उसके बाद में जो अर्थ है वो दिखाती है इंडिया की प्रो प्लानट अप्रोच टू लाइफ, मीन्स हमारी जो जीवन के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो प्रो प्लानेट है। मतलब हम जो है वातावरण पर्यावरण के संरक्षण के साथ अपने जीवन को जो है आगे जीते हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दें प्रकृति की। वन इन परफेक्ट हार्मनी विद नेचर। तो यही है कि प्रकृति के साथ पूरे तादात्म्य में, पूरे सौहार्द के साथ हम लोग जीते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो लोगो था, आपने देखा होगा, गौर से नहीं देखा होगा तो पीछे करके देख लीजिए आप, कि G20 के जस्ट नीचे जो है भारत लिखा हुआ था, और वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। कभी कंफ्यूज मत हो जाइए, केवल देवनागरी में ही लिखा है, देवनागरी के अलावा किसी और लिपि में नहीं लिखा है। कभी बोल दे ऊट पटांग कुछ भी। तो फिर उसके बाद में थीम आप जानते ही हैं, वसुधैव कुटुंबकम है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये जो है ये संस्कृत टेक्स्ट है वसुधैव कुटुंबकम, और इसको लिया गया है महाउपनिषद से। और महाउपनिषद संस्कृत में, ये याद रखिएगा, कभी तमिल अमिल में बोल दे धोखा मत खा जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसेंशली द थीम अफर्म्स द वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ। जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम है वो सारे संपूर्ण जीवनों को खुद में समेटती है। अच्छा, सब वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारा परिवार है, सबको पता है। बस एक बात ये याद रखिएगा कि इस वसुधा में ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, यहाँ तक तो ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी शामिल हैं। तो कभी अगर इस तरीके का स्टेटमेंट मिल जाए, या जो है छाँटने को कहते हैं कि इनमें से कौन कौन जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की थीम में शामिल है, और आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख के कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल हैं। इवन कभी पैरासाइट भी डाल दे तो उसको भी आप यही समझिएगा कि ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है, मतलब मीन्स ये भी हमारे परिवार ही है, ओके। तो एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस ऑन द प्लानट अर्थ इन द वाइडर यूनिवर्स। और चूंकि परिवार में इनको क्यों मानते हैं? क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स में जो है सबका आपस में कहीं ना कहीं जुड़ाव है। जैसे आपने सुनी होगी थ्योरी बटरफ्लाई इफेक्ट, कि एक तितली, अगर पता नहीं कुछ थ्योरी ऐसी है कि सारी तितलियां एक साथ पंख फड़फड़ा दें तो पता नहीं क्या हो जाएगा। या मधुमक्खी वाली थ्योरी सुनी होगी आपने, मधुमक्खियां जब मरने लगे तो समझ लेना चाहिए
कि दुनिया का अंत आने वाला है और पता नहीं क्या क्या, इस तरीके की कई सारी बहुत सारी थ्योरीज वगैरह होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंटरकनेक्टेडनेस है ऑर्गेनिजम्स की हमारे साथ, तो उसकी वजह से जो है हम पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं, और उसमें चाहे जो हो, चाहे पैरासाइट हो, चाहे कोई और हो, चाहे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई कुछ भी हो, कुल मिला के सब हमारा परिवार ही है। तो उसके बाद जो थीम है वो लाइफ, जो स्टेटमेंट है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसको भी सपोर्ट करता है। ये COP26 के टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे जब भारत के INDC 8 बताए थे, तो उस समय उन्होंने जो है ये लाइफ वर्ड का यूज़ किया और इसको एक्सप्लेन कर दिया लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये तब से जो है चल गया है, अब हर जगह आता रहता है। तो इसके बाद दोनों ही लेवल पर, इंडिविजुअल लाइफ स्टाइल या फिर नेशनल डेवलपमेंट के लेवल पर, और इसके बाद में जो हमारा लोगो है ये क्या जताता है, ये जताता है लीडिंग टू ग्लोबली ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस रिजल्टिंग इन ए क्लीनर, ग्लीनर एंड ब्लूअर फ्यूचर। तो क्लीनर, ग्लीनर तो ठीक है, अगर कभी स्टेटमेंट में ब्लूअर रहे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ब्लूअर फ्यूचर भी मीन्स, देखिए ब्लूअर फ्यूचर का मतलब ये है जो मैरी टाइम डोमेन है या जो सामुद्रिक क्षेत्र है, सामुद्रिक क्षेत्र भी हम शामिल मानते हैं। तो इसलिए हम जो अपना फ्यूचर चाहते हैं क्लीनर, ग्लीनर, वो ग्रीनर और ब्लूअर फ्यूचर। ओके, उसके बाद जो है आगे लोगों थोड़ा और एक्सप्लेन करता है, आप देख लीजिएगा एक बार उसको, कोई ज़्यादा नहीं, काफ़ी हमने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी G20 की प्रेसिडेंसी जो है भारत के अमृतकाल की शुरुआत थी, 2022 में 75 साल भारत ने अपनी आज़ादी के पूरे किए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। लोगों के बारे में सबसे खास बात जो है वो यहाँ पे है, ये स्टेटमेंट हो भी सकता है आ जाए, ऐसे कई बार बहुत से स्टेटमेंट पूछे गए हैं कि लोगों को आप याद रखिएगा कि इसका यूज प्रोहिबिटेड भी है, मीन्स निषेध है इसका उपयोग करना, और किन किन कॉन्टेक्स्ट में निषेध है ये देख लीजिए आप। तो यूज ऑफ G20 लोगो फॉर एनी मिसलीडिंग और ऑब्जेक्शनेबल कॉन्टेक्स्ट इज प्रोहिबिटेड। किसी तरीके के मिसलीडिंग और ऑब्जेक्शनेबल कॉन्टेक्स्ट में इसका उपयोग निषेध है, ठीक है। अभी लोग कैसे करते हैं उपयोग वो अलग बात है, लेकिन कुल मिला के विधिक रूप से अगर आप देखें, लीगल टर्म्स में देखें तो निषेध है अगर मिसलीडिंग और ऑब्जेक्शनेबल वे में अगर इसका कोई यूज करता है। और तो आगे कहते हैं कि दिस G20 लोगो कैन नॉट बी यूज्ड और रिप्रोड्यूस्ड, ठीक है, ना तो दोबारा से, मीन्स आप चाहें तो इसमें कुछ छेड़छाड़ करके हरे की जगह नीला लाल कुछ भी करके जो है आप इसको बनाना चाहें दूसरा, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। किन केसेस में? फॉर द पर्पजेज ऑफ एनी पैड इवेंट्स और एक्टिविटीज़, कोई जो है पैड इवेंट्स या एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए आप इसको ना तो यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कहने के लिए कि जी आपका तो कोई कॉपीराइट नहीं है इसके ऊपर। दूसरा आप कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं? फॉर स्पॉन्सरशिप्स, किसी तरीके की स्पॉन्सरशिप में G20 के लोगों को यूज़ नहीं किया जा सकता। तीसरा कहाँ यूज़ नहीं कर सकते? फॉर इवेंट्स क्लेमिंग एनी ऑफिशियल टाई-अप्स और पार्टनरशिप्स विद द G20 अनलेस ड्यू परमिशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द G20 सेक्रेटेरिएट। यानी अगर मान लीजिए आप G20 के साथ ही कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं या किसी तरह का कोई ऑफिशियल टाई-अप कर रहे हैं आप, तो उसमें भी आप G20 के लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकते तब तक जब तक कि आप भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से परमिशन नहीं ले लेते हैं, जो कि इस समय G20 के सेक्रेटेरिएट की तरह काम कर रहा है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि G20 का सेक्रेटेरिएट की तरह काम कर रहा है भारत का विदेश मंत्रालय। इसका मतलब ये है कि G20 जिस भी देश में आयोजित किया जाता है तो वहीं का विदेश मंत्रालय जो है वो G20 के सचिवालय की तरह काम करता है, क्योंकि G20 का अपना खुद का ना तो कोई सचिवालय है ना कोई मुख्यालय है। ये ध्यान रखिएगा, आगे इस बारे में और डिटेल से भी बात होगी कि इसके बाकी के और लेवल के जो काम है वो कैसे होते हैं। तो इसके कुछ काम US करता है, कुछ काम जर्मनी करता है, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे देखिए आप, तो G20 में जो है 20 देश हैं, 20 देश नहीं सॉरी 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है। आप इन देशों को कॉन्टिनेंट वाइज अगर याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। बाकी अभी हम लोग जो देखेंगे कि इनको 5 ग्रुप में बांटा गया है और ग्रुप वाइज प्रेसिडेंसी रोटेट करती रहती है, हर ग्रुप में से एक आदमी को प्रेसिडेंसी मिलती है अल्फ़ाबेटिकली। तो बाकी G20 की इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 85% 85% ऑफ ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करता है, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, ये याद रखिएगा, ग्लोबल GDP का 85%, ग्लोबल ट्रेड का 75%। बाकी आप देख रहे होंगे पीछे हम लोग जो है इस समय जो ग्लोबल एक्सचेंज रिज़र्व है उसमें भारत का हिस्सा कितना है, तो ग्लोबल एक्सचेंज रिज़र्व में और ग्लोबल ट्रेड में भारत का हिस्सा बताइएगा कि भारत की करेंसी का कितना हिस्सा है।
ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए खुद से सर्च करके, हम लोग पीछे देख चुके हैं, एडिटोरियल में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। उसके बाद आप देखिए कि G20 जो है एक प्रीमियर फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, और ये काफ़ी अपना बहुत ज़्यादा रोल निभा रही है ग्लोबल आर्किटेक्चर और गवर्नेंस को। ख़ास तौर से देखिए अब पूरे सिस्टम को स्टेबल बनाए रखना ही इसका काम है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका जन्म जो है तभी हुआ ही जब एशियन सिनेरियो में क्राइसिस आ जाते हैं 1997-98 में। तब पहली बार जो है 1998 में सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के लेवल पे और फाइनेंस मिनिस्टर्स के लेवल पे जो है पहली बार इनकी मीटिंग होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ या इम्पोर्टेंट इकोनॉमी थे दुनिया के, तो तब जो है इनका जन्म ही हुआ। फिर उसके बाद आगे ही जो है अपने काम बढ़ाते चले गए। उसके बाद आप देख लीजिए द G20 डज नॉट हैव ए परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टाफ, इनका कोई जो है सचिवालय या कोई स्टाफ भी नहीं है, ये बात भी याद रखिएगा कि कभी धोखा हो जाए। स्टाफ भी नहीं है, सेक्रेटेरिएट भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है। स्टाफ रहेगा कहाँ, कोई जगह ही नहीं है इनकी। तो Instead, the G20 presidency rotates annually among the members and is selected from a different regional grouping of countries। 5 ग्रुप बना रखे हैं, जो टोटल देखिए 20 हैं, 19 देश एक संस्था। तो वैसे तो कायदे से जो है एक ग्रुप में होना चाहिए 4 लोगों को, तो जनरली है तो ऐसा ही, लेकिन जो 2 ग्रुप हैं वो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। उनमें जो है 5-5 देश रखे हुए हैं, जिसमें से और बाकी के ग्रुप जो हैं वो रीजन के हिसाब से बनाए, मीन्स क्षेत्रीयता के आधार पे बनाए गए। जैसे मान लीजिए कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका पास पास लगे हुए हैं, तो एक ग्रुप वहाँ से बना लिया, तो वहाँ से जो है नीचे से अर्जेंटीना उठा लिया, ब्राज़ील उठा लिया और मैक्सिको उठा लिया, तीनों जो है वहीं के ही हो गए, उनका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही करके जो है रीजन वाइज ग्रुप बनाए गए हैं। नहीं तो हम लोग जो है इन ग्रुप को भी देख लेते हैं। 5 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें मैक्सिमम 4 देश हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे किसी में। बस ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन ए रीजनल बेसिस, दैट इज कंट्रीज फ्रॉम द सेम रीजन आर यूजुअली पुट इन द सेम ग्रुप। ओनली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 डू नॉट फॉलो दिस पैटर्न। केवल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो हैं इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए देश तो मैक्सिमम 4 ही हैं, ठीक है, सब में, लेकिन रीजन वाली जो थ्योरी है, ये रीजन वाली थ्योरी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 फॉलो नहीं करते हैं। तो ग्रुप 1 में कौन कौन है देखिए ज़रा, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सऊदी अरब है और यूनाइटेड स्टेट है। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ हो गया, कनाडा नॉर्थ अमेरिका में हो गया, यूएस जो है वहीं हो गया। अब देखिए ब्राज़ील, अर्जेंटीना और मैक्सिको को एक ग्रुप में रखा हुआ है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स खुद जो है उस ग्रुप में नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स जिस ग्रुप में है उसमें उसने ऑस्ट्रेलिया को ले रखा है, कनाडा को ले रखा है और सऊदी अरब को ले रखा है, मतलब वेस्ट एशिया का एक आदमी जिसके साथ में खूब पड़ती है इनकी। फिर दूसरे ग्रुप में आप देखो, मतलब यूनाइटेड स्टेट के बारे में ऐसा बोल रहा है, इंडिया को लेके हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ग्रुप 2 में इंडिया है, रशिया है, देखिए पहले के पुराने दोस्त हैं, तो इंडिया है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका को भी वही मार पड़ी है अंग्रेज़ों से जैसी भारत को पड़ी है, और तुर्की है। तुर्की को लेके भारत वाले कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव रहे, पूरा खिलाफत आंदोलन ही चला के रखा। तो ये 4 लोग जो हैं, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो है एक बार रीजनेबल मेमोरी कुछ डेवलप हो जाए आपके दिमाग में, शायद आपको याद रह जाए। तो इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की, ये दूसरा ग्रुप हो गया। तो ये रीजन वाली थ्योरी को फॉलो नहीं करते। बाकी के 3, 4, 5 ग्रुप आप देख लिए। तीसरा ग्रुप जो है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको है, इसमें 4 नहीं 3 ही बचे। चौथा देखिए आप तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, ये वहीं फ्रांस में लगे लगे हो गए सारे यूरोप में। 5वां आप ग्रुप देखेंगे तो एशिया के हैं सारे, चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। तो ये जो है 4 लोग यहाँ के हो गए। तो जापान, चाइना, इंडोनेशिया और कोरिया, ये तो आपको याद बने रहेंगे। इस तरीके से 20 लोग हैं। ईयू जो है 20वां सदस्य है और इस रीजनल ग्रुप का मेंबर नहीं है। इसका मतलब ईयू जो है वो प्रेसिडेंसी कभी G20 करेगा नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंसी तो इन्हीं ग्रुप वालों को ही मिलनी है जब मिलनी है तो, ठीक है। अब उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि भारत को इस समय जो है ग्रुप 2 से मिली हुई है प्रेसिडेंसी, और इसके पहले उसके पास थी इंडोनेशिया के पास। और जब कोई आयोजन होता है G20 का तो 3 देशों की जिम्मेदारी रहती है, जिसको ट्रोइका कहते हैं। और वो 3 देश कौन से होते हैं, जिसके यहाँ अगला पहुँचने वाला है G20, जो अगली प्रेसिडेंसी करेगा। जैसे इस समय अगली प्रेसिडेंसी करेगा ब्राज़ील, इसके बाद 2024 के लिए अभी भारत कर रहा है, इसके पहले इंडोनेशिया की। तो ट्रोइका जो है इन्हीं 3 देशों को मिला के, तो G20 जब यहाँ आयोजित हो रहा है तो ये तीनों देश मिल करके पूरा सहयोग करके जो है G20 को आयोजित करने में लगे हुए हैं।
उसके बाद ट्रोइका के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। इंसेप्शन ऑफ G20 की बात करते हैं कि आखिरकार G20 पैदा कैसे हुआ। तो G20 पैदा होने का आप समझ लीजिए कि 1999 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, एशियन वित्तीय संकट आता है एशिया में, तो 1997-98 के संकट के बाद 1999 में पहली बार जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर के लेवल पे जो है पहली बार मीटिंग होती है, और 1999 के बाद ये ठंडे बस्ते में चला जाता है, ये याद रखिएगा। बस एक मीटिंग के बाद फिर दोबारा बात नहीं होती है लगभग 10 साल तक। दोबारा जो है जब फिर से 2007 में और 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं ग्लोबली, अब की बार ग्लोबली आते हैं, पहले एशियन लेवल पे थे, अब ग्लोबली आया। क्योंकि देखिए एशिया जो है बहुत बड़ा महाद्वीप है, और एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसको आप देखेंगे कि पश्चिम के देशों ने काफ़ी समय तक जो है कवर करके लूटा खसोटा नोचा, हालांकि चाइना वगैरह को जो है नहीं ऐसा कुछ किया गया है। तो इसलिए ये कभी बहुत ज़्यादा वैसा डेवलप कर नहीं पाया, और हमेशा से पश्चिम के देशों के लिए बाजार की तरह रहा है। तो यहाँ जब कोई वित्तीय संकट खड़ा होता है तो इन लोगों की खुद ही घटिया खड़ी हो जाती है। तो कुल मिला के ये एक परेशान होकर इन लोगों ने जो है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उस समय जो है मीटिंग की कि सब डूबा जा रहा है। और फिर उसके बाद दोबारा जो है जब 2007 का फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तब इनकी नींद फिर खुलती है। तब फिर 2008 से जो है रेगुलर ये लोग मीटिंग करना स्टार्ट करते हैं, और वहीं से जो है धीरे धीरे करके ये अपने समिट को मीन्स 2008 से फिर क्या है, इनका वार्षिक रूप से सम्मेलन होना लगता है। और जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेटिंग, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इनिशियली इनका फोकस जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे था। मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे क्यों, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, क्योंकि एशिया इतना बड़ा महाद्वीप है, दुनिया इनके लिए बाजार की तरह है। ये लोग ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी डेवलप्ड रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या, विकासशील देश जो हैं वो इनके लिए बाजार है। तो जब इनके लिए विकासशील देश बाजार हैं तो इन्हें तो अपना सामान बेचने से मतलब है, और सामान बेचने के लिए सारे बाजार इनके ठीक ठाक रहें। अब माइक्रो लेवल पे अगर काम करेंगे तो पर्टिकुलर किसी एक कंट्री की इकोनॉमी में उतर के फिर उसमें जो है देखना पड़ेगा कहाँ हम कैसे मार्केट बेटर कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए पूरी दुनिया एक बाजार की तरह, पूरे सारे विकासशील देश बाजार हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई है हमेशा। तो इनके इशू जो है स्टार्टिंग से मैक्रो इकोनॉमिक इशू थे। फिर बाद में धीरे धीरे करके इन्होंने अपने एजेंडे को डेवलप कर लिया। तो अब आज की डेट में देखिए क्या क्या शामिल है, ट्रेड है, क्लाइमेट चेंज भी शामिल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी शामिल है, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरनमेंट और एंटी करप्शन। क्लाइमेट चेंज जो है 2 बार शामिल हो गया है। और इसके बाद में आप देख ही रहे होंगे कि G20 समिट जो है, अब जब सबमिट करता है अपने आप को तो कुछ देशों को भी इनवाइट किया जाता है। जिस देश में होता है, जो प्रेसिडेंसी संभाल रहा होता है, वो कुछ देशों को इनवाइट कर सकता है। तो भारत ने भी जो है कुछ देशों को इनवाइट किया हुआ है इस बार, और इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट कर सकता है। तो भारत ने 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कुछ देश भी काउंटिंग कर लीजिए आप, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE, इन्हें जो है भारत ने इनवाइट किया हुआ है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 9 देश हैं कुल। तो 9 देशों को इनवाइट किया है और 3 संस्थाओं को। तो जिन संस्थाओं को इनवाइट किया है वो है ISA, CDRI, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये काफ़ी पुराना बैंक है, आपको याद होगा 1960 के आसपास का बना हुआ है एशिया के लिए। एशिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट चलता है उसमें फंडिंग का काम करता है ये। CDRI आप जानते ही होंगे, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भारत का ही बनाया हुआ इनिशिएटिव है। और ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी भारत का ही बनाया हुआ इनिशिएटिव है। तो इन तीनों को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को इसलिए बुलाया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ब्रिक्स का भी अपना एक बैंक है, और जो है चाइना ने भी एक AIIB करके बना रखा है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक अलग है। इन दोनों बैंकों में से किसी को नहीं बुलाया, जबकि ये दोनों भी जो है एशिया से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक हैं। तो लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक को बुलाया, और ISA और CDRI, और 9 देश बुलाए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रहती हैं जिनका कंपलसरी है रहना। तो उन ऑर्गेनाइजेशन के नाम आप देख लीजिए, जैसे यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक है, WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने भी एक आर्टिकल भी डिस्कस किया है, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FSB है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, उसके बाद OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है। उसके बाद जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उनमें 3 लोग आते हैं। अब देखिए, जैसे पहले एशिया पूरा बाजार था, वैसे ही आजकल अफ्रीका ही कंडीशन है। अफ्रीका जो है वो भी बेचारा डेवलपिंग स्टेज में है। तो अब अफ्रीका बड़ा इंपॉर्टेंट सबके लिए। तो अब ये अफ्रीका से जो लोग हैं, अफ्रीकन यूनियन बुलाएंगे पूरी, ठीक है।
ओडा, नेपाल, ये भी जो है अफ्रीका के ही, जो अफ्रीकन यूनियन के देश हैं वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को चलाने वाली एक एजेंसी है, ठीक है। और तीसरा, आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो हैं वो अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो इनको भी, आसियान को भी बुला लेते हैं। तो जो बाज़ार हैं इनके लिए अच्छे खासे, उन तीनों टाइप को भी शामिल कर रखा है इन्होंने परमानेंटली, इनको आना ही आना है इतने लोगों को। तो इस तरीके से जो है G20 की जो ओवरऑल छोटी मोटी चीज़ें थी वो हम लोगों ने देख लिया। इसमें 3 तरीके के ट्रैक होते हैं, शेरपा ट्रैक होता है, फिनांस ट्रैक होता है और एंगेजमेंट ग्रुप्स होते हैं। तो शेरपा ट्रैक में जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं देशों के, मतलब जो लीडर हैं देशों के, कहीं पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, कहीं पे हेड ऑफ द स्टेट है, कहीं कहीं पे दोनों, जैसे भारत में हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री, हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति दोनों है, ठीक है। तो ऐसे ही जो लीडर हैं देशों के, उन देशों के लीडर्स के रिप्रेजेंटेटिव जहाँ बातचीत करते हैं बैठ के, उसको कहते हैं शेरपा ट्रैक, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर बैठ के बातचीत करते हैं, उसको कहते हैं, इसको कहते हैं शेरपा ट्रैक, लीडर वाले रिप्रेजेंटेटिव्स को। जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स बैठ के बात करते हैं, वो हो गया फाइनेंस ट्रैक। और उसके बाद में तीसरा एंगेजमेंट ग्रुप्स में क्या, उसमें सिविल सोसाइटी, यूथ, जो कोई स्टेक होल्डर है पूरी दुनिया, सबको जो है शामिल कर लेते हैं। तो हम लोग ग्रुप वाइज उनको भी देखेंगे आगे। बाकी इनके कुछ इनिशिएटिव वगैरह हैं, तो उन इनिशिएटिव्स को हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए 20 मिनट का होने वाला है वीडियो। आप देख रहे होंगे इस शेरपा ट्रैक में जो है कितने 13 ग्रुप बना रखे हैं। ऐसे ही फिनांस ट्रैक में जो है काफ़ी ग्रुप बना रखे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। आज हम लोगों ने केवल ओवरव्यू ले लिया G20 का, क्योंकि इकट्ठा आप एक बार में देख लेंगे तो फिर जो है दिक्कत ही होने लगेगी सबको। और आज के लिए बस अभी यहाँ पे इतना ही रखते हैं। कल हम लोग जो है G20 को और आगे भी डिस्कस करेंगे, इसको भी कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे, क्योंकि G20 की फाइनल बैठक जो है वो 9-10 सितंबर 2023 को फाइनली हो जानी है। तो अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। और फिर से मैं कहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। और हम लोग क्या कंप्लीट वे में ही हर चीज़ को देखेंगे। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है ना, पर गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सामान्य समझ का मतलब जानते हैं क्या? सामान्य समझ जो मांगी जाती है आपसे, सामान्य समझ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ चीज़ें आपको पता है। सामान्य समझ का मतलब ये है कि आपने देखा सब कुछ है, याद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद रखनी है, आपको सारा याद नहीं रखना है, पर आप कोई चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जहाँ आप नज़रअंदाज करेंगे वहीं आप धोखा खा जाएंगे। इवन आप जब सब कुछ अपने हिसाब से देखे रहेंगे ना, उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी रहेंगी जिनसे आप चूके रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी जब समझ बढ़ती है चीज़ों को लेकर के, तो क्या है कि जैसे पेपर में आपको अटेम्प्ट करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। और कैपेसिटी जब बढ़ेगी ना, तो कैपेसिटी, देखिए, जो मैक्सिमम अटेम्प्ट आप कर सकते हैं वो मैक्सिमम अटेम्प्ट ही करना चाहिए। और उस मैक्सिमम अटेम्प्ट करने में सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, और कुछ नहीं। बाकी तो एग्जैक्ट तो आंसर कभी कोई लगा पाएगा, ये तो दुनिया जानती है कि 30-35 क्वेश्चन के ऊपर जा कर के फिर सबकी कंडीशन एक जैसी होती है। तो सबकी कंडीशन तो एक जैसी होती है क्वेश्चंस को लेकर के, लेकिन सबके आंसर एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि सबकी समझ अलग अलग होती है और सबका अध्ययन का स्तर अलग अलग होता है। इसलिए जहाँ सबकी कंडीशन एक जैसी है वहाँ आपका अध्ययन काम आएगा, फिर वहाँ जो है सब बराबर आ जाते हैं। वहाँ असलियत पता चलती है कि किसने कैसा पढ़ा है, किसकी कैसी समझ बनी है, किसने कितनी लापरवाही की है, किसने गंभीरता से चीज़ों को देखा है। तो आप जितना परफेक्ट वे में अध्ययन करते आ रहे हैं, यही आपकी ताकत बन जाएगा वहाँ एकदम से। तो इसलिए अपने रूटीन को और अपने आप को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल किसी भी तरीके से। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।